वेलकम टू करियर मंत्रणा पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है लीड काउंसलर, जो हमारे करियर काउंसलर भी है, सावन चुड़ीवाल, जो को फाउंडर है करियर मंत्रणा के। आज हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो स्टूडेंट और पेरेंट्स को होते हैं इन टर्म्स ऑफ जब आप नए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो आफ्टर 12, या करियर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग हमारे इंटरेस्ट पता नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ों के आंसर्स हम लोग आज लेंगे सावन चुड़ीवाल जी से। सो लेट्स सी व्हाट सावन चुड़ीवाल हैज़ टू से for all the career counseling guidance. Welcome to the podcast, Sawan. कैसे हैं आप? Yeah, I'm fine. All good? Yes, all good. So let's start with your journey. आपका करियर काउंसलिंग का जर्नी कहाँ से शुरू हुआ है? मेरा करियर काउंसलिंग का जर्नी चालू हुआ 11 जून 2011 को, जब हम लोग एक कॉलेज का प्रोजेक्ट कर रहे थे और ये करियर काउंसलिंग हमने एक कॉलेज का प्रेडिक्शन ऐप बनाया था। तो आप आपका मार्क्स डालिए, आप आपका कैटेगरी सिलेक्ट करिए और उस अनुसार आपको कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी मिलती थी। हमारे पूरी वेबसाइट पे ये पूरी डिटेल्स रहती थी। तो वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और हम लोग इसी में ही पूरा प्रोसेस करते करते आज यहाँ तक पहुँचे हैं। बढ़िया। तो आपको करीबन 14 साल का एक्सपीरियंस है, सावन। तो ऐसा कोई एक एग्जाम्पल है स्टूडेंट का जो आप बताना चाहोगे कि 14 साल में ये स्टूडेंट ने एक्चुअली बहुत कुछ अच्छा किया है और करियर काउंसलिंग ने एक्चुअली उसको हेल्प किया है? यस, मैं एक स्टूडेंट के बारे में बताना चाहूँगा। एक स्टूडेंट था जब 2013-14 के आसपास जेई मेंस के थ्रू एडमिशन होता था महाराष्ट्र में भी। एक साल के लिए सीईटी बंद की थी और सिर्फ जेई मेंस के थ्रू एडमिशन था। तो वो जेई मेंस और बोर्ड्स का मार्क्स मिला के आपका एडमिशन होता था। तो जब मेरे पास एक स्टूडेंट आया, उसका स्कोर अच्छा ही था, लेकिन उसी के बावजूद भी है ना बेटर कॉलेज मिलने में थोड़ी सी दिक्कत थी। फिर हमने उसको सीओईपी प्रोडक्शन सैंडविच का एक ब्रांच उसको सजेस्ट किया। प्रोडक्शन सैंडविच, बहुत लोगों को ना ये समझ में नहीं आता था सैंडविच क्या है एग्जैक्टली। तो सैंडविच का मतलब ये था कि थर्ड ईयर में 6 महीने का ट्रेनिंग लाइव और फोर्थ ईयर में 6 महीने का ट्रेनिंग लाइव। तो उसको मैंने ये सजेस्ट किया और मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने वो कोर्स हैप्पीली एक्सेप्ट किया और इट वाज वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेस में से। और फिर उसने आगे बढ़ते हुए ये कोर्स करते करते मैंने उसको बोला कि यार प्रोडक्शन तो कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज़ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना आप है ना कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स आपने करना चाहिए, ऐसा मेरा इच्छा है। तो मैंने उनको बताया कि आप कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स कीजिए करके। तो उसने कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स का फाउंडेशन का एग्जाम दिया और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर दिया। वो एक साइंस का बच्चा कॉमर्स का कुछ कोर्स कर रहा है साथ में। इट वाज अ ड्यूअल डिग्री जो बाकी काउंसलर्स कभी सोच ही नहीं सकते थे। मुझे हमेशा आदत था कि नॉर्मल फ्लो में नहीं जाते हुए कुछ अलग फ्लो में किस तरह से हम स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके। और उसने काफ़ी अच्छे से वो कंप्लीट किया। फिर इंटरमीडिएट उसने कंप्लीट किया। इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के बाद में उसने 1 साल रोल्स रॉयस में प्रैक्टिस की। 6 महीने जो इंटर्नशिप था, सैंडविच कोर्स था, तो 6 महीने उसने रोल्स रॉयस में इंटर्नशिप किया। 6 महीने उसने मर्सिडीज में इंटर्नशिप किया और ही वॉज डूइंग वेरी गुड। और उसी के बाद में जब एडमिशन प्रोसेस उसका पूरा खत्म हुआ, देन ही अप्लाइड फॉर जर्मनी। और फिर उसका RWTH आकेन में उसका एडमिशन हुआ और यही CWA कोर्स की वजह से उसको वहाँ का बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला। सो इट वॉज अ वेरी गुड थिंग और उसको कैश प्राइज भी मिली। सो ये मेरे हमेशा ये वाला जो स्टूडेंट है मेरे दिमाग में रहता है। That's a very good story to know. तो ये स्टोरी तो बहुत अच्छा था, सावन। इसके बाद आपने जो बताया उसमें इंटरेस्ट की बात आती है कि क्या उसको इंटरेस्ट था उस चीज़ में, और अगर इंटरेस्ट नहीं था तो हम लोग कैसे पता करें कि कोई स्टूडेंट को कोई पर्टिकुलर फील्ड में कैसे इंटरेस्ट है? देखिए, कोई भी स्टूडेंट के बारे में हम लोग इंटरेस्ट अगर पता करना चाहता है तो बेस्ट साइंटिफिक मेथड इज IQ टेस्ट। आप जब स्टूडेंट का IQ टेस्ट लेते हो तो स्टूडेंट को पूरी सब चीजें, अब जैसे कोई स्टूडेंट अगर मेरे पास में आता है, अभी मैं कोई मैजिकल विंड तो नहीं है मेरे पास में कि मैं तुरंत ही जान जाऊँ उसको। तो अगर मुझे उसको एक 30-40 मिनट के अंदर अगर उसको एक कुछ अच्छी चीज बतानी है तो मुझे पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। तो कोई भी स्टूडेंट का पहले इंटरेस्ट समझने के लिए, उसका एप्टीट्यूड समझने के लिए, उसका पर्सनैलिटी समझने के लिए, उसकी स्टडी हैबिट कैसे है ये समझने के लिए हमने IQ टेस्ट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अगर हम IQ टेस्ट करते हैं तो IQ टेस्ट के थ्रू उसकी सब चीज़ें हमें पता चलती है। ये IQ टेस्ट का एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट साइंस कर रहा था, 12th साइंस,
इंजीनियरिंग का पूरा पढ़ाई किया, लेकिन वो आईक्यू टेस्ट पे से मुझे ये समझ में आया कि आपके लिए साइंस है ही नहीं, आपके लिए अकाउंट्स और सीए आपके लिए बहुत अच्छा है। और वो ही बच्चे ने, मैंने उसको सीए सजेस्ट किया और उसी ने उसको दिल से पढ़ा भी। एक ही अटेम्प्ट सीए का लगा उसको ज्यादा, और वो सीए क्लियर कर चुका है। नाउ इज इन टॉप एमएनसी कंपनी इन मुंबई। ओह, सो so that's ये how चीज it है। helps. But यस आईक्यू में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, मतलब हमको क्या क्या चीजें होती है जिससे हमको पता चलता है कि ये इसका ये इंटरेस्ट है ये स्टूडेंट। अभी जैसे कैसा होता है ना, जैसे एप्टीट्यूड है, स्टडी हैबिट है, इंटरेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट भी होती है। तो हर एज में अलग अलग एप्टीट्यूड टेस्ट अवेलेबल है, मीन्स एप्टीट्यूड नहीं, आईक्यू टेस्ट अवेलेबल है। 8th-9th के लिए अलग होता है, 10th के लिए अलग होता है, 11th और 12th के लिए अलग होता है, और प्रोफेशनल्स के लिए भी अलग होता है। आप देखिए, कोई भी कंपनी में अगर किसी को 2 करोड़ का जॉब अगर ऑफर करना है तो कुछ ना कुछ बेसिस पे ही वो मेजर होता है। सो वैसे ही ये भी, आप बच्चों का अगर आपको करियर अगर आपको जानना है तो आपके लिए ये आपके लिए 30-40% का एक बेस बन जाता है। प्लस इतने सालों का काउंसलिंग एक्सपीरियंस की वजह से मैं उनको काफी सीमलेसली बता पाता हूँ ऐसे। तो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मुझे कोई चीज का पैशन है और प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल है या नहीं है ये मुझे पता नहीं है, तो मैं कैसे डिसाइड करूं, मैं पैशन चूज करूं या प्रैक्टिकलिटी चूज करूं? अभी दिक्कत क्या होती है ना, लोगों को है ना पैशन समझ में ही नहीं आता कि पैशन क्या चीज है। आजकल लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ पैसा कमाना है। लोग ये भूल चुके हैं कि पैशन से भी पैसा कमाया जा सकता है। देर लगती है पैशन में, अगर आप कोई चीज करते हो तो आपको समय नहीं समझ में आता है। प्रैक्टिकल में आप 9 से 5 का घड़ी देखते हो, ये मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हम लोग जब भी सेशन, हम कभी भी कोई स्टूडेंट से बात करते हैं, हम उनको यही बताते हैं कि आप आपके इंटरेस्ट को, आपके पैशन को फॉलो करो। और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बड़े बड़े लोग भी यही बात करते हैं कि आप पैशन को फॉलो कीजिए। पैशन को फॉलो करने से एक ऐसी चीज होती है कि आपको भले ही थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपका करियर बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है। ओके, और अगर मेरे पास बहुत सारे इंटरेस्ट है या मुझे बहुत सारी चीजें पसंद है, तो मैंने कैसे डिसाइड करना चाहिए कि मैं ये एक चीज को लेके अपना करियर बनाऊं? मुझे लगता है कि इसमें मैं आई एम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ स्वामी विवेकानंद। मुझे स्वामी विवेकानंद का एक ही चीज पसंद आती है, कोई एक चीज आप पकड़ लो और उसको आपके लाइफ का एक ध्येय बना लो और उसके ऊपर रिलेंटलेसली आप काम करो। दिन में भी वही सोचो, रात में भी वही सोचो, एनी टाइम वही सोचो, तो डेफिनेटली आप उसमें बहुत आगे जा सकते हो। अगर आप मल्टीपल इंटरेस्ट रखोगे तो फिर इट इज नॉट अ गुड थिंग, आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ही क्रिएट कर सकता है। तो मैं एक इंटरेस्ट को कैसे चूज करूं? इंटरेस्ट को चूज करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना चाहिए, जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर उसको पसंद आता है कि नहीं मुझे ड्राइंग पसंद है, मुझे स्केचिंग पसंद है, तो उनके लिए डिजाइनिंग फील्ड बहुत अच्छे तरीके से काम वर्क होता है। उनको पैशन आता है। कोई स्टूडेंट को, अब जैसे मेरे कॉलेज समय के मैं बात करता हूँ कि मैंने जब एडमिशन लिया तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं इन्फोसिस की ग्लोब की बिल्डिंग में जाके जॉब करूंगा करके, बट सेकेंड ईयर में मुझे ये समझ में आया कि ये मेरे काम का ही नहीं है, मेरे को कोडिंग आता ही नहीं था। आज भी अगर आई हैव डन माई आईटी इंजीनियरिंग, बट मैंने उसको बस ऐसे ही पास कर दिया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट पहले से ही था लोगों से बात करना, उनको मदद करना। तो वही चीज मैंने इसमें आगे, हम लोग, मेरा इंटरेस्ट मैंने उसको जाना और हम लोग आगे बढ़े उसमें। तो इसीलिए आज हम जहाँ पे भी आज पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ लर्निंग जर्नी। हमेशा यू शुड बी अ किड ओनली, आप एक बच्चे जैसे ही रहने चाहिए कि आप हर बार नई चीजें सीखते जाए। ओके, तो अगर मुझे अभी इंटरेस्ट पता चल गया, मुझे एडमिशन लेना है, तो मैं किस पे फोकस करूं? मैं कोई कोर्स पे फोकस करूं या कोई कॉलेज पे फोकस करूं? अभी देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपके मार्क्स, ये सब कुछ डिपेंडेड है मार्क्स के ऊपर। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर मार्क्स। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो मुझे ऐसा लगता है यू शुड चूज द बेस्ट। आपने एकदम अच्छा ही कॉलेज चूज करना चाहिए, उसमें नो डाउट। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम है फिर भी आपने अच्छा ही कॉलेज चूज करना चाहिए। उसके लिए क्या है कि आपको ब्रांच कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो भी चलता है। अगर आपको कोई चीज का अगर थोड़ा सा फैकल्टी से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा तो चलता है, लेकिन कॉलेज अच्छा होने की वजह से, वहाँ का फैकल्टी अच्छा होता है,
वहाँ का एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, और उसी के वजह से आपके लाइफ में आपको जो हर्डल्स आते हैं वो वहाँ पे हेल्प आपको काफ़ी अच्छे तरीके से होती है। और अब तो कैसा है कि सिनारियो पूरा चेंज हो रहा है, एडमिशन प्रोसेस का भी सिनारियो चेंज हो रहा है, कॉलेज का प्रोसेस का सिनारियो चेंज हो रहा है। पहले पूरे घिसे पिटे ही पैटर्न चलते थे, 5-5 साल तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होता था। अब ऑटोनॉमस कॉलेजेस आ चुके हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ चुकी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने 2020 में भारत सरकार ने इसको लाया है, तो उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एडमिशन प्रोसेस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज अच्छा चूज करने की वजह से अलग अलग क्लब्स में आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे मैं एक सीओईपी का उदाहरण देना चाहूंगा कि अब देखिए कि सीओईपी में बोट क्लब है, वहाँ रेगाटा होता है, तो वहाँ एक अपनापन होता है, बॉन्डिंग क्रिएट होता है। तो ऐसे अलग अलग उच्च जो अपने आईआईटीज है, यहाँ पे भी बहुत सारे क्लब्स अवेलेबल है, जहाँ पे मूड इंडिगो होता है, टेक फेस्ट होता है, तो यहाँ आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। तो दैट्स व्हाई कॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। सो आपके हिसाब से मैंने पहले कॉलेज अगर अच्छा मिल रहा है तो वो ले लेना चाहिए? बिल्कुल, आपने ब्रांच के बारे में थोड़ा सा नहीं भी सोचते हो और कॉलेज अच्छा लेते हो तो आप सीख सकते हो बहुत सारी चीजें। अच्छा, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत मैं सेल्फ ग्रोथ कैसे करूं उसी कॉलेज में जाके, वो मुझे बहुत हेल्प करेगा। यस, इसमें और एक पॉइंट मुझे बताना है आपको, हर स्टूडेंट की परिस्थिति सेम नहीं रहती है। सो परिस्थिति मतलब फाइनेंशियल परिस्थिति बोलिए, या कुछ प्रॉब्लम्स भी रहते हैं फैमिली में, वो भी हर स्टूडेंट का माइंडसेट सही नहीं रहता। तो सावन, अभी कॉलेज तो हमने चूज कर लिया, पर जैसे आप बोल रहे थे कि ब्रांचेस इतना मैटर नहीं करेगी, मैं भी सीओईपी से हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है प्लेसमेंट भी बहुत मैटर करती है। तो शायद ये भी एक रीजन है कि जहाँ पे आपको लगता है कि कॉलेज मैंने अच्छा चूज करना चाहिए, ब्रांच नहीं किया तो भी चलेगा। यस, क्योंकि कॉलेज अच्छा अगर होता है तो आपका प्लेसमेंट सेल बहुत एक्टिव होता है। तो प्लेसमेंट सेल अगर आपका एक्टिव है कॉलेज का, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज बुलाने की वो ताकत रखता है। प्लस आपका एल्यूमनाई नेटवर्क स्ट्रांग है, तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, वो अलग अलग कंपनीज में प्लेस होते हैं, तो वो चाहते हैं कि आप भी वो कंपनी में आ जाओ। तो इसीलिए एल्यूमनाई नेटवर्क बार बार बोला जाता है कि जैसे आप सुनिए कि हार्वर्ड का भी देखिए कि एल्यूमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, आप देखिए ऑक्सफोर्ड का एल्यूमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। तो उसी की वजह से ये कॉलेज भी उसी की वजह से बहुत आगे जा रहे हैं। तो आपका एल्यूमनाई नेटवर्क अगर बहुत अच्छा है तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो पुराने इंस्टीट्यूट्स है आज वो इस तरह से फ्लरिश हो रहे हैं, क्योंकि उनके एल्यूमनाई नेटवर्क स्ट्रांग होने की वजह से ही मेन कारण है वो आगे बढ़ रहे हैं। जब मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको लगता है कि मैं गलत कर सकती हूँ एज अ पेरेंट, या तो फिर एज अ स्टूडेंट मैं मिस्टेक कर सकती हूँ कॉलेज चूज करने में? बाजू वाले को देखना सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप बाजू वालों को देखते हैं, वही सबसे बड़ा मिस्टेक है आपका, कि बाजू वाला अगर गूगल में लगा है तो आपको क्यों ये लगता है कि आप भी लगना ही चाहिए करके वहां पर। तो बाजू वाले को कोडिंग में इंटरेस्ट था तो वो वहां गया, लेकिन आप फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हो तो आप फोटोग्राफी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपने 3 इडियट्स मूवी तो देखा ही है आपने, देखिए जो अपना अपना पैशन उसमें फॉलो किया है तो कितना आगे गए हैं। राइट। तो आप भी एग्जांपल ले लो, अगर आप कोडिंग करते तो शायद आप अच्छे कोडर नहीं होते। नहीं, मैं एक्चुअली 9 से 5 में रुक ही नहीं पाता था ऐसे है अंकिता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोडिंग तो आज भी अगर आप मुझे बोलो तो मुझे सिंटैक्स भी पता नहीं है कोडिंग का, सिर्फ सिंटैक्स है ऐसा पता है, बट कोडिंग क्या है आई डोंट नो ऐसे। ओके, सो अभी अगर स्टूडेंट्स लोगों को ये सोचना है कि मैं अपना एक अच्छा करियर बनाऊं, लाइफ में कुछ तो अच्छा करूं, अल्टीमेट गोल सबका यही होता है कि जितना पैसा पेरेंट्स ने लगाया है मैं कुछ तो रिटर्न करूं उनको। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन से करियर ऑप्शंस आज अवेलेबल है जो फ्यूचर में बहुत अच्छा चलने वाला है और जो स्टूडेंट्स ने सोचना चाहिए कि ये मैं करियर लूँ अपने लाइफ में? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी करियर में फिनेंशियल एस्पेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है तो पैसा कमाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिनेंशियली लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिनेंशियली लिटरेट होते हो तो डेफिनेटली आप अगर कम भी कमाते हो तो बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ सकते हो, कुछ छोटा छोटा सेव करके। तो मुझे ये लगता है कि आप करियर कोई भी करिए, लेकिन उसमें फिनेंशियल एस्पेक्ट के साथ में आप जानकारी लेकर अगर आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आप लाइफ में सक्सेसफुल रह सकते हो। और बहुत बार मुझे ये मैं देखता हूँ कि जो आर्टिस्टिक बाय नेचर होते हैं वो बहुत पैशनेटली उनका करियर फॉलो करते हैं,
लेकिन फिनेंशियली उनको बहुत दिक्कतें आती है। तो ये दिक्कतें आने नहीं आना चाहिए, इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से अगर हम लोग उनको फिनेंशियली अगर नॉलेज रहा तो डेफिनेटली वो बहुत आगे जा सकते हैं। तो आपके हिसाब से पैशन के साथ आपने ये भी देखना चाहिए कि उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है बिफोर चूजिंग एनी ऑफ द स्ट्रीम गोइंग फॉरवर्ड। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, और अगर इसमें मैं 2 स्टेप पीछे जाना चाहूंगी, हम लोग डायरेक्टली कॉलेज पे आ गए, तो अगर मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स है अलग अलग। करेक्ट। तो आपके हिसाब से कौन सी प्रिपरेशन ज्यादा जरूरी है एंट्रेंस एग्जाम के लिए? मैंने किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एंट्रेंस एग्जाम मेरे लिए है? देखिए, उसी के लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि आईक्यू टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका आईक्यू मुझे पता है कि नहीं, आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी ठीक ठाक है, आपका रीजनिंग एबिलिटी ठीक ठाक है, लेकिन यू आर वेरी गुड इन स्पेशल एबिलिटी। और नाउ व्हाट इज स्पेशल एबिलिटी? स्पेशल एबिलिटी इज इमेजिनेशन पावर। इफ यू आर हैविंग अ वेरी गुड इमेजिनेशन पावर, तो जो भी लोगों का इमेजिनेशन पावर अच्छा होता है, तो जैसे आप 2 मिनट के लिए समझ लीजिए, अब हम ये स्टूडियो में बात कर रहे हैं, ठीक है, दिस वॉज अ लैंड ऑफ 10,000 स्क्वायर फीट, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये तो पहले प्लेन लैंड था, लेकिन किसी ने इसको इमेजिन करके ये लेवल पे लाया है और ये 15 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया है, ठीक है। तो ये जो है, तो ये स्पेशल एबिलिटी के थ्रू आता है। तो मुझे ऐसा लगता है आईक्यू टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंट्रेंस एग्जाम कौन सी देनी चाहिए, इसमें भी तो उस पे से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है अंकिता। ओके, तो आपके हिसाब से फिर अगर मुझे ऐसे कौन से अनकन्वेंशनल फील्ड्स चूज करने चाहिए जो फ्यूचर के हिसाब से आज की डेट के हिसाब से सही है? हम 2025 मई में बात कर रहे हैं, तो कौन से करियर फील्ड मैंने चूज करने चाहिए आज जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने आज 12वीं का एग्जाम दे दिया, जो पास हो गए? आने वाला जो युग है ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स का रहने वाला है। आप रोबोट्स के साथ में रहने वाले हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में तो थे ही, लेकिन आप और भी डे बाय डे देखिए। चैट जीपीटी को पहले बहुत सारी चीज़ें थी, चैट जीपीटी में एक ही नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बोलूंगा कि बहुत सारे ऐसे ओपन एआई जनरेशन टूल्स हो चुके हैं जिसपे वो हर मिनट बेहतर होते जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि आज हम 2025 मई में हैं और आने वाला समय जो हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 तक मैं पकड़ता हूं, तो 22 साल बाकी है। तो 22 साल में वो ओपन जनरेटिव क्या लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि वो हमारे को एनालाइज करना स्टार्ट कर देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टूल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कोई भी स्ट्रीम के रहने दीजिए, बी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एनी फील्ड, तो ये टूल्स आपको आना जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है। नहीं तो इट इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग फ्यूचर रहेगा आगे। राइट, मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ जो यूएस में रहता है, जिनके पास रोबोट है जो घर क्लीन करता है, वो उनको रामू काका बुलाते हैं। ओह ग्रेट। तो ऐसे ऐसे आई थिंक काफी सारे ऑप्शन है जो एआई में आ रहे हैं और जो मुझे लगता है कि अपने हाउस हेल्प्स, और वो तो पहले लोग हैं जो रिप्लेस होने वाले हैं रोबोट से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों को अगर देखना मीन्स अगर है कि कोई भी कला जिसको हम बोलते हैं आर्ट वाली चीजें हैं, तो वो कभी रिप्लेसमेंट जल्दी लाने का पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि रोबोट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो शुद्ध मन से या एकदम दिल से कोई चीज होने वाली है। अगर रोबोट अगर चपाती भी बनाता है तो बस वो चपाती बना रहा है, लेकिन जो हमारे घर पे हमारी मॉम्स है, हमारी वाइफ्स है, हमारी सिस्टर्स है जो खाना बना रहे हैं, या कोई मेल्स भी खाना बनाते हैं, हम भी खाना बनाते हैं कभी, तो हम लोग खाना बना रहे हैं तो हम बहुत प्यार से खाना बना रहे हैं, हमारे भाव से खाना बना रहे हैं, तो ये पॉसिबल कभी नहीं होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है ठीक है रोबोट अपने जगह है, लेकिन ये चीज है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो आर्टिस्टिक नेचर वाले लोगों के लिए बहुत फलदायी रह सकता है। तो आपके हिसाब से अगर मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है या तो मुझ में ऐसा कोई टैलेंट है जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता है, मैंने उस पे ज्यादा फोकस बिल्कुल, तो आपको एक एडिशनल चीज उसमें मिल सकती है, जैसे योगा क्लासेस, जैसे सिंगिंग क्लासेस, जैसे गिटार क्लासेस, इट विल बी नेक्स्ट लेवल। तो अगर मैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग लूँ और उसके साथ जैसे आपने पहले सजेस्ट किया कि मैं कॉलेज के साथ एक्स्ट्रा कोर्सेज कर सकती हूँ, तो अगर मैं वो कोर्सेज करूँ तो क्या ये बेटर रहेगा? मतलब एज अ पेरेंट, मेरी भी बच्ची है, तो अगर मुझे उसको बोलना है कि आप रोबोटिक्स इंजीनियरिंग भी कीजिए और साथ में ये कोर्सेज भी कीजिए, सो एज अ पेरेंट विल आई बी हैप्पी व्हेन शी टर्न्स आउट एन इंजीनियर, या तो फिर उसका 5 साल का जब डिग्री कोर्स कंप्लीट हो जाएगा
सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि एक अच्छे इंसान बनिए, दैट इज़। अभी प्रॉब्लम क्या हो गया ना, ये मोबाइल के ज़माने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप देखिए कि कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। तो आप इसीलिए देखिए कि सर्वे भी बता रहा है कि देर आर नियर अबाउट 15 लाख काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स रिक्वायर्ड, सीबीएसई का रिपोर्ट है। तो अब ये देखिए कि इतने सारे लोग क्यों लग रहे हैं, क्योंकि लोगों को पहले लोग बात करते थे, एक दूसरे से मिलते थे, बहुत सारी गपशप भी करते थे। अब वो कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद का स्किल बेस्ड अगर कुछ करते हो, जैसे आप कोई पर्टिकुलर एक मेजर स्ट्रीम पकड़ लीजिए, कुछ आप जिसको हम लोग बोलते हैं कि जैसे अभी जो कौशल विकास जो गवर्नमेंट ने एक मंत्रालय स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद का कुछ स्किल बेस्ड कुछ उसके साथ सीखते हो तो इट विल बी वेरी ग्रेट थिंग। सावन, अभी हम स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन से स्किल्स है जो स्टूडेंट को अर्ली एज में से ही सीखना स्टार्ट कर देना चाहिए? अंकिता, मैं बोलूँगा देखिए कि अभी जो स्किल्स है, तो आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख लीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है आपका। फिर उसके बाद में फिनेंशियल लिटरेसी के बारे में सीख लीजिए। अब क्या होता है ना, हमको बाद में पता चलता है जब अब मैं एक आईटी इंजीनियर की बात करता हूँ, उसको 21 साढ़े 21 साल में ही उसको एक 10-12 लाख का पैकेज मिलना स्टार्ट होता है। उसको है ना, वो पैसे की अहमियत ही नहीं होती है। वो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे जॉब करता है और सैटरडे संडे वो 3-3 हज़ार रुपये एक मूवी के ऊपर उड़ा देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको फिनेंशियल लिटरेसी अगर होती तो वो डेफिनेटली वो पैसे को सेव करना भी समझ सकता था। उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि डिप्रेशन का मोड ज़्यादा आ रहा है। तो स्किल्स के ऊपर अगर वो ज़्यादा फोकस करेंगे तो उसमें एक पार्ट मैंने फिनेंशियल लिटरेसी बताया। स्पेसिफिकली मैं इंजीनियर्स और डॉक्टर्स की बात करूंगा, क्योंकि डॉक्टर्स को भी उनको समय ही नहीं होता है, क्योंकि वो भी क्या करते हैं कि उनका पूरा दिन पेशेंट्स में ही जाता है और पैसे भी कोई और कलेक्ट करता है। वो पैसे कहाँ, बस वो सेव होने का कैसे क्या करने का तो उनको नहीं समझ में आता। तो फाइनेंशियल लिटरेसी का एक स्किल सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइनेंशियल लिटरेसी में सिर्फ सेविंग नहीं, अगर हम इन्वेस्टमेंट भी अगर ऐड कर दे तो वो भी एक बहुत बड़ा एडिशनल पॉइंट हो सकता है। उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स आते हैं वो एस्पेक्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे। ओके। और स्किल्स के हिसाब से जैसे आप बता रहे थे कि आर्ट्स ये चीज़ें बहुत चलने वाली है, तो अगर मैं ऐसे कोई कोर्सेज करूँ, जैसे मैं डांस लगा लूँ एज ए स्टूडेंट, तो आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल रहता है, डांसिंग, सिंगिंग या ऐसे हॉबीज वाले कोर्सेज? आप एंगेज रहते हो ना, नहीं तो आप मोबाइल में एंगेज रहते हो हमेशा। तो कम से कम आप एंगेज तो रहते हो, आपको खुद को समय दे रहे हो। अभी ऐसा हो रहा है ना, आप खुद को समय दे ही नहीं पाते हो, आप खुद कौन हो या भूल चुके हो। तो ये सब स्टूडेंट्स का अभी दिक्कत चल रहा है। So, आपके हिसाब से एज ए पेरेंट मुझे अगर किसी का स्क्रीन टाइम कम करना है तो मैंने ये जितनी अदर एक्टिविटीज है इसको एज अ सोर्स देखना चाहिए कि मैं इससे, अगर मैं ये क्लासेस अपने बच्चों को लगा दूं तो स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा और शायद वो 12वीं और 10वीं की पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। यस, क्योंकि स्क्रीन टाइम कम हो रहा है तो डेफिनेटली उनको फायदा ही होगा। और 10वीं और 12वीं की पढ़ाई का मुझे ऐसा लगता है, पढ़ाई ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसने जो भी स्टूडेंट है वो ऐसे फ्रीली काम करना चाहिए। तो अभी जो स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, नहीं आपको जेई का एग्जाम क्लियर ही करना पड़ेगा, नीट में 24 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उसको आप पोर्ट्रे भी वैसे कर रहे हो, तो मुझे लगता है ऐसे जरूरी नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, करियर से रिलेटेड ही है। अब एमबीबीएस, बीडीएस, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है। आपने कभी बीएसएलपी का नाम सुना है? नहीं। इट इज बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लर्निंग पैथोलॉजी। अच्छा। ये कोर्स है, ठीक है। अभी ये 2 कोर्सेस अपने महाराष्ट्र में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल है इसके। एक है नायर कॉलेज जो कि मुंबई में है, और दोनों भी मुंबई में ही ये कॉलेज जो गवर्नमेंट है, और एक अली यावर जंग रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये नेशनल कॉलेज है। अब ये कॉलेज की खासियत क्या है? अब देखिए सब लोग हेडफोन यूज कर रहे हैं, आप सब लोग अलग अलग तरीके के गैजेट्स यूज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हियरिंग डिसेबिलिटी बहुत फास्ट आने की पॉसिबिलिटी है। जो पहले बहुत लेट आती थी, कान की मशीन लगाती थी, दादी को हम आवाज देते थे, दादी सुनो, दादी सुनो, तो दादी बोलती थी है क्या बोल रहे हो आप ये। अब ये होने वाला जो पहले 60s में होता था वो अब 40s में होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए बीएसएलपी कोर्स है। तो कोई बच्चा इसके बारे में कभी सोचता ही नहीं, वो बेचारा एमबीबीएस अगर नंबर नहीं लगा तो ऐसे मुंह लटका देता है। तो मुझे लगता है कि अगर वो ये भी करियर अगर चूज करता है, और मैं आपको बताता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है कि अभी तक 5 से 7 बच्चों को हमने कोर्स में एडमिशन करवाया है और दे आर डूइंग मार्वेलस।
इनफैक्ट ये हियरिंग एबिलिटी के लिए आई कुड जस्ट रिमेम्बर अलका याग्निक को, आई थिंक शी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, जहाँ पे वो बोल रही है कि हियरिंग एबिलिटी। सो अगर ये इतना फैल रहा है, इसका मतलब लोगों की रिक्वायरमेंट है इसको सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल, इसका रिक्वायरमेंट है, डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। करेक्ट, और लोग एमबीबीएस की वजह से इस कोर्स को नहीं जा रहे हैं आज। यस, और जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए ईएनटी स्पेशलिस्ट बनना है, आप बीएसएलपी का भी कोर्स कर सकते हो, आप ऑडियोलॉजिस्ट बन सकते हो। और एक आप सोशल हेल्प कर रहे हो ना, दिस कोर्स इज अ सोशल हेल्प, कि किसी के अगर वो किसी का भी बच्चा रहने दीजिए, उसको अगर सुनाई नहीं देता है, उसको कोई तकलीफ होती है, कोई उनके बूढ़े माँ बाप रहने दीजिए, तो वो बहुत चिंतित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी को भी आप हेल्प कर रहे हो ऐसी सब चीजें करके। प्लस अभी मैंने एसएलपी बोला जो कि स्पीच लर्निंग पैथोलॉजी है। अब व्हाट इज स्पीच लर्निंग पैथोलॉजी? अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 साल 4 साल की उम्र में भी बोल नहीं पाते, स्टैमर करते हैं, बोलते टाइम पे तोतला बोलते हैं, बाकी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो आप उससे बेटर कि स्पीच थेरेपिस्ट को मिलिए ना जाके, तो यही तो है बीएसएलपी, आप उनको जाके मिलिए, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि उसकी सिर्फ 25 सीट्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उसमें एडमिशन नहीं हो पाते, और इधर एमबीबीएस में ही सब लोगों का दिमाग ज्यादा चलता है। तो क्यों ऐसा है? आपका थॉट प्रोसेस वैसा बन चुका है, ऐसा मुझे लगता है। इसमें 2 फैक्टर है सावन। एक तो अगर मैं सोशली काम करने की कोशिश कर रही हूँ, प्लस मुझे फाइनेंशियल भी फायदा मिल रहा है, तो ये कोर्स मेरे लिए अच्छा है, 100% अच्छा है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये दोनों भी कॉलेजेस जो है ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है, इनके खुद के हॉस्टल्स अवेलेबल है। मुंबई जैसी सिटी में खुद का हॉस्टल अवेलेबल होना इट्स अ बिग थिंग। तो आपका जो पूरा जो कोर्स का स्टडी है, फाइनेंशियली भी हमारे को सब कुछ देखना जरूरी है। मुझे क्या लगता है कि कोई भी कोर्स में उसका फाइनेंशियली कितना खर्चा जा रहा है वो भी हमें देखना जरूरी है। तो इट इज ओनली 70,000 रुपीज फॉर अ ईयर विथ हॉस्टल। और आप अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स भी आपको अवेलेबल है। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। सो आई थिंक जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था इसमें वो यही था कि अगर मुझे एमबीबीएस का सीट नहीं मिल रहा है, एज अ स्टूडेंट मैं तो परेशान हुई, बट साथ में मेरे पेरेंट्स भी बहुत टेंशन ले लेते हैं। नहीं, पेरेंट्स बाजू वालों को देख के परेशान हो रहे हैं। मैं आपको पहले भी बताया अंकिता, देखिए क्या होता है कि बाजू वाले का उसका एक्सपेंडिचर पावर अलग है, उसका फाइनेंशियल पावर अलग है, तो वो उसके हिसाब से चूज कर रहा है। आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आप आपके बच्चों को आपके पास जो है उनको क्लियरली बताइए, उनको कुछ भी फॉल्स इंटरप्रिटेशन मत कराइए कि हम कर लेंगे करके। आप क्यों प्रेशर ले रहे हो? इतना बॉदरेशन क्यों? जरूरत ही नहीं है लेने का। तो आपके हिसाब से पेरेंट और बच्चे में कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, अगर उनको स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं जाना है विथ रिगार्ड्स टू एग्जाम, रिजल्ट्स या तो फिर एडमिशन। मैं बताता हूँ कि हम पेरेंट्स के और बच्चों के फ्रेंड हैं। सो वी आर करियर मंत्रणा, और हम इसमें बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकते हैं। एक दोस्त बन के हेल्प कर सकते हैं, एक भाई बन के हेल्प कर सकते हैं। आपको जो समझना है समझिए, लेकिन हम लोग बहुत प्योर हार्ट से इसमें काम करते हैं, ऐसा। सो ये कम्युनिकेशन में क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए पेरेंट और बच्चे में? अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है रिलेटेड टू एडमिशन, रिलेटेड टू चॉइस फिलिंग, रिलेटेड टू मैं कौन से ऑप्शंस डालूं कॉलेज के आफ्टर रिजल्ट, सो व्हाट शुड बी द कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड? पहले तो हमारे को ये 360 डिग्री एंगल में समझना चाहिए कि पेरेंट का फाइनेंशियल कैपेसिटी है क्या, फिर पेरेंट उतना स्पेंड क्यों करना चाहता है। और ठीक है, मैं अगर कोई स्टूडेंट को पूछता हूँ कि आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्यों करना है, उसका जवाब रहता है पैसे कमाना है। तो ये अल्टीमेट आंसर है ही नहीं ना। और फिर ऐसा ही देखा जाता है कि वो इंजीनियरिंग करता है और फिर बाद में एमबीए करता है, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ये एक चीज होती है कि हम उसमें एक ब्रिज बन सकते हैं, और पेरेंट्स के लिए हम लोग पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन ओके करा सकते हैं, और उसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन करके उनको समझा सकते हैं कि नहीं, ये वाली चीज आपके लिए बेटर हो सकती है, आप इसमें कुछ और अच्छा कर सकते हो। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सो आपके हिसाब से दोनों ने ऐसे कम्युनिकेट करना चाहिए कि आप फाइनेंशियली, मेरा इतना बजट है बेटा, आप इतने बजट के हिसाब से आप ये कोर्सेज चूज करो, या तो अगर आपको मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप ये वाले कॉलेजेस के प्रेफर करो कि जहाँ पे कम फीस में काम हो रहा है, या तो अगर मार्क्स कम आ रहे हैं और मेरा फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छा है और आप कुछ रीजन की वजह से नहीं मार्क्स अच्छे ला पाए, फिर भी हम फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो आप ये चूज करो। और उसके बाद आप सोचते हो कि ये सारा कॉन्वर्सेशन होने के बाद आपका रोल आता है
जहाँ पे आप उनको हेल्प करते हो कि अच्छा नाउ यू हैड अ क्लियर कम्युनिकेशन, बट आप ये स्टेप्स फॉलो कीजिए ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिले। यस, अब इसमें क्या होता है ना, मुझे और एक बताते हुए खुशी होती है। अंकिता अभी तक का जो जर्नी रहा है, हमने 50 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा लोगों का सेव किया है। वाह। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा इसमें अंकिता। एक स्टूडेंट था कि उसके पापा का इनकम 8 लाख से नीचे था और उसको एक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का ब्रांच मिल रहा था और उसको वो जनरल सीट में मिल रहा था। जनरल सीट में उसका फीस था 70,000 रुपीज पर ईयर। और वही महाराष्ट्र सरकार का और भारत सरकार ने भी ट्यूशन फी वेवर स्कीम नाम का एक स्कीम निकाला है, ठीक है, कि उसमें आपका ट्यूशन फीस ही वेव हो जाएगा। TFWS, यस, इट इज ट्यूशन फी वेवर स्कीम, करेक्ट। 5% उसका अलग से सीट्स होता है। अब वो सीट्स के अंडर में ना उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ब्रांच मिल रहा था, तो वो कॉलेज का फीस हो जा रहा था 15,000 रुपए। अब मुझे ये बताइए कि 55,000 रुपीज उसका ईयरली बच रहा है, तो मोटा मोटी उसका पैसा बच गया 3 लाख रुपए 4 साल में, नियर अबाउट एक अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख से 3 लाख रुपए उसका कुछ, मैं एग्जैक्ट फीस मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक 2.5 से 3 लाख रुपए बच गया उसका अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो उसका वो जो पैसा बचा, तो मैंने उसको बोला कि देख बेटा, तेरे को पहले साल में ही 3 लाख का पैकेज मिल गया, तो अगर आप पैकेज ही चाहते हो तो ये सब भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके पापा का फाइनेंशियल बर्डन कितना कम हुआ, क्योंकि उसकी वजह से वो बाकी कोर्सेस कर सकता है, बाकी चीजों में पार्टिसिपेशन कर सकता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है। मैं हमेशा से ही, जब भी जो काउंसलिंग जर्नी है, मैं हमेशा से ये बोलता हूँ कि आप जो कर रहे हो करो, और उसी के साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, ये चांस है आपको। और मैं बोलता हूँ कि गैदरिंग अगर कॉलेज का आता है, घर पे मत भागो, गैदरिंग एंजॉय करो, ये लाइफ में वापस कभी नहीं आने वाला है। अगर कोई होली की पार्टी है, जाओ मजे करो, लेकिन उसके साथ में अगर आपकी जब पढ़ाई है, प्रिपरेशन लीव होती है, जब हमारे इंजीनियरिंग में आपको तो पता ही है PL होती है, हमारे लिए तो गोल्डन डेज थे कि प्रिपरेशन लीव, कि हम साल भर भी नहीं पढ़े, लेकिन वो 15 दिन 18 घंटे हम लोग पढ़ते थे। तो मुझे लगता है ये भी चीज होनी चाहिए। तो हर चीज के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस है, तो ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। सो अभी हम जितने भी लोगों की बात कर रहे हैं, हम इन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको मार्क्स अच्छे आ गए। ओके। अभी हम ऐसे स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि मुझे मार्क्स अच्छे नहीं आए, या अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो गई, आई कुडंट गेट एडमिशन इनटू एनी ऑफ द कॉलेज। मैं तो बोलता हूँ ऐसा अगर होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, इंजीनियरिंग का मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं इतना पढ़ता था, मैं इंजीनियरिंग में, मेरे फ्रेंड्स लोग मूवी देखते थे, घूमने जाते थे, सब कुछ करते थे, और मैं रूम में बुक लेकर बैठा रहता था। पहला सेमेस्टर था अंकिता मेरा, 5 में से 4 सब्जेक्ट मेरे रह गए फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में 9 सब्जेक्ट मुझे देने पड़े, 9 में से 4 रह गए, 5 निकल गए, और मेरा ईयर डाउन हो गया। अब ईयर डाउन हो गया तो ठीक है, मेरे को ये बताते हुए भी कुछ शर्म नहीं आती कि ठीक है ईयर डाउन, लेकिन मैं उस पे से बताता हूँ 1 साल जाना कितना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। वो लाइफ का 1 साल मेरे यंग एज में जाना वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक ऑफ माइंड। तो मुझे आज वो महसूस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरे अगर किसी का प्रॉब्लम हो चुका है तो उसको देख के आप आगे बढ़िए। आप क्यों फेल हो रहे हो? आप फेल होने की जरूरत ही नहीं है। तो आप फेल किए हुए इसका एनालिसिस कीजिए सबसे पहले। मुझे लगता है कि अभी के 11th और 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स फेल होने का कारण है मोबाइल, उसमें गेम्स, उसमें रील्स, उसमें वेब सीरीज, ये सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और उसी के साथ में कुछ उनके खुद के भी प्रॉब्लम्स है, तो वहां उसी की वजह से ये बच्चे फेल हो रहे हैं। अब अगर फेल हो गए तो आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ दैट डिस्ट्रैक्शन? जैसे आपने सोशल मीडिया और ये सब कुछ तो बताया, बट इसको मैं कैसे ओवरकम करूं एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट? स्टूडेंट ने क्या स्टेप्स लेना चाहिए, पेरेंट्स ने क्या स्टेप लेना चाहिए? मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ओपन रहना चाहिए। मैं मेरे पे से एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पापा ने मुझे होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया, कोई बात नहीं बेटा, अपन आगे कर लेंगे। ये जो चीज है कि अगर आप वो समय पे अगर बच्चे को तकलीफ देते हो और आप वो समय पे बच्चे के साथ खड़े नहीं रहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि 100% चांसेस है कि वो डिप्रेशन मोड में चले जाए। तो पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स ने तुरंत ही रिएक्शन नहीं देना चाहिए। जो भी रिजल्ट आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बच्चा ये पढ़ाई से ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स पहले समझिए कि बच्चों को वो क्यों तकलीफ आई। और दिक्कत क्या है ना, देयर इज अ बिग गैप ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। तो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कम्युनिकेशन होता है तो शायद बच्चा फेल ही नहीं होगा। राइट। और उसका मेजर कारण क्या है कि हम लोग मेन स्ट्रीम करियर, उसको जो चाहिए वो हम करने ही नहीं दे रहे। हमको जो चाहिए हम उससे वो करा रहे हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। सो बेसिकली जो पेरेंट की अपेक्षा है वो जबरदस्ती उन पे थोपे जा रही है, इसलिए शायद फेलियर का रीजन है और डिस्ट्रैक्शन मैं इसीलिए फिर से आपको बात करूंगा कि IQ टेस्ट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, राइट। सो दैट विल हेल्प मी नॉट टू गेट फेल, क्योंकि मैं वही करूंगी जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, तो ऑटोमेटिकली इट वुड बी अ वे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। यस, और मेरा ये बोलना है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू करियर, इट इज रिलेटेड टू लाइफ। करेक्ट। इट्स नॉट, वो सिर्फ करियर तक ही सीमित नहीं है, Correct. आपके लाइफ में आपको हेल्प करेगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन करियर। पहले Right. लाइफ तो देख लीजिए। राइट। सो इससे मुझे और एक चीज लग रही है कि एज अ पेरेंट मैंने बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। अगर वो फेल होता है तो उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे आप आपके फादर की बात बता रहे थे कि Yes. उन्होंने होल हार्टेडली आपको एक्सेप्ट किया। Yes. और उसके बाद उसको गाइड करना चाहिए कि ठीक है फेलियर हो गया, नाउ लेट्स टेक, आपके लैंग्वेज में IQ टेस्ट ले लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करें। IQ टेस्ट लीजिए, कोई मेंटर को मिलिए जाके, किसी को मिलिए जाके। और मुझे ऐसा बोलना है कि कोई करियर चूज करने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि जो करियर में सक्सेसफुल लोग हैं आप उनसे भी मिलने की कोशिश करिए। जनरली हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको वो भी रेकमेंड करते हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, पहले देखो तो उसे डॉक्टर कर क्या रहा है, उसको समय कितना जा रहा है वो डॉक्टर फील्ड में बनने के लिए। इंजीनियरिंग में भी आप देखिए कि अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको कितना स्ट्रेस है, वो कितना मेहनत कर रहा है, और फिर ये सब चीजें हो रही है। हम देखते हैं कि वो कितना पैसा कमा रहा है, ये प्रॉब्लम है हमारा। सो आपके हिसाब से अगर मैं कोई करियर चूज कर रही हूँ तो मुझे उसका लाइफ भी देखना चाहिए कि ऐसा लाइफस्टाइल होगा। yes. अगर मुझे वो एक्सेप्टेड है तो ही मैंने वो करियर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इन सब चीजों से स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस में क्या अफेक्ट होता है, आपको क्या लगता है कि होता ही कितना role है, play क्योंकि करता अगर है? वो फेलियर देखता है तो उसको कॉन्फिडेंस तो लूज होगा ही ना उसका। Right. और वही पैशनेटली आप देखिए कि आज मैं जो खुल के बात कर पा रहा हूँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पेरेंट्स की वजह से। ये पेरेंट्स की वजह से ही मैं आज इतना खुल के बात कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर मुझे मेरे पेरेंट्स ने 2007 में अगर वो डांट लगा देते थे और बोलते थे कि नहीं अब कुछ नहीं होना है, चल आजा घर पे, तो आज मैं यहाँ नहीं पहुंच सकता था, या आज मैं करियर काउंसलर भी नहीं बन पाता था। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपका बच्चा है, आप उसको थोड़ा सा समझिए ना, क्यों दिक्कत आप उसको भी देते हो, पहले समझिए उसको। तो दैट इज। सावन, अभी आपने बताया पेरेंट्स ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए फेलियर के लिए, तो एज अ स्टूडेंट ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए? अगर फेलियर आता है तो उसका क्या माइंडसेट रहना चाहिए? मुझे क्या लगता है अंकिता, अगर स्टूडेंट फेलियर आ रहा है स्टूडेंट को, तो मुझे पहले ये समझना है स्टूडेंट को कि वो आ रहा क्यों है, उसका फैक्टर क्या है, मीन्स व्हाई दैट फेलियर इज देयर। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आ रहा है। आजकल के स्टूडेंट्स बोलते हैं पापा ठीक है ना, आप ये 5 लाख का कॉलेज का फीस है, आप पे कर दीजिए ना, उसको क्या फर्क पड़ रहा है, आप तो कर ही सकते हैं ना, आप तो कमाते हैं, आप कर दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप ये देखिए कि आपके पापा उसको कितनी मेहनत से कर रहे हैं। आप वो थोड़ा सा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप लीजिए। स्टूडेंट को वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि पापा ने कितनी मेहनत करके ये पैसा कमाया हुआ है। तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि ये फेलियर करने के पहले आपने मीन्स बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि फेलियर का मेन कारण है कि आपका डिस्ट्रैक्शन, आप क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। और अगर आपने कोई करियर एक बार चूज किया है तो उसको दिल से फॉलो कीजिए ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मुझे लगता है। सो आपके हिसाब से आज के जमाने में एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट प्रोफाइल क्या है? स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट प्रोफाइल मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो गुड कॉमन सेंस, पहला एक चीज। दूसरा यह है कि मीन्स कैसे एक्सपेंडिचर करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, प्लस स्किल्स सीखने चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कोई भी कॉलेज की जर्नी 3 साल, 4 साल या 5 साल की होती है, ऐसे टोटल 3 टाइप्स के एडमिशन प्रोसेस होते हैं अंडर ग्रेजुएशन में।
ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 3 साल की जर्नी में उसने कॉलेज के इवेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप देखिए ना, कॉलेज का इवेंट पार्टिसिपेट कर रहे हो तो कॉलेज कुछ खर्चा कर रहा है। मैं एग्जांपल के लिए बोलता हूँ कि अगर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे का एक इवेंट का एक्सपेंडिचर होता है 5 करोड़ रुपए। तो अगर वो 5 करोड़ रुपए खर्चा हो तो उसमें बहुत सारी टीम्स है, तो आपको एक टीम के साथ में काम करने का मौका मिलता है। प्लस पहले आप एज अ मेंबर जुड़िए, मेंबर जुड़ के फिर आप उसकी एक पोस्ट लीजिए। सेकेंड ईयर में आप जॉइंट सेक्रेटरी बन जाइए, थर्ड ईयर में सेक्रेटरी बन जाइए, फोर्थ ईयर में प्रेसिडेंट बन जाइए। तो ये चीज कितना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ में। और वो चीज की वजह से क्या होता है कि कॉलेज, ऐसा समझ लीजिए कि कॉलेज के थ्रू आपको बहुत सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी सीखने का मौका मिलता है। Correct. क्योंकि आप बहुत सारी चीजें मैनेज करते हो ना, और दिल से काम करते हो ना, क्योंकि वो पैशन का आपको पसंद आता है। आपको टेक फेस्ट पसंद आता है, मूड इंडिगो में AR रहमान परफॉर्म कर रहे हैं वो पसंद आता है, तो फिर आप वहां पे इतना खुशी से आप कैसे, आपका पैटर्न होता है, फिर वो पैटर्न पढ़ाई में क्यों नहीं होता है। तो इसीलिए मुझे बोलना है कि आप ऐसे सब चीजों में अगर इन्वॉल्वमेंट लेकर पढ़ाई भी करोगे, देयर इज अ इक्वल इंपॉर्टेंस, आपने एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर बहुत अच्छे तरीके से आप आगे जा सकोगे। सो बेसिकली कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद सिर्फ पुस्तकी कीड़ा जो बोलते हैं वो बन के नहीं रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि पुस्तकी कीड़ा मुझे समझ में ही नहीं आता है, सो दैट इज नॉट अ दिक्कत। सो सारी एक्टिविटीज चाहिए ताकि तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ हो और लाइफ में सक्सेस के चांसेस ज्यादा बढ़े। यस, और आप वैसे भी यू आर नॉट मेंट फॉर ओनली पढ़ाई। करेक्ट। आप सोसाइटी में रह रहे हो तो आपको सब चीजें पता होना चाहिए, हर चीजों में आपने एंजॉय करके अच्छे तरीके से आपने आगे बढ़ना चाहिए। करेक्ट। तो आपके हिसाब से इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, जो इंटर्नशिप्स होती है विद दिस एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज? डेफिनेटली। मुझे क्या लगता है कि इंटर्नशिप्स अगर आप करते हो तो आपको समझ में आता है, आपको डिसिप्लिन आती है आपके लाइफ में। आपको अब मेरे को थोड़ा सा एक ही चीज का मुझे अच्छी चीज नहीं थी मेरे लाइफ में कि मैंने जॉब ही नहीं किया। तो वो अगर मैं शायद जॉब करता था तो मेरे में डिसिप्लिन आ जाता था, टाइम मैनेजमेंट आ जाता था, तो वो एक थोड़ा सा मुझे लैकिंग लगता है। अगर मैं वो कर लेता था तो शायद मैं और भी जल्दी सक्सेसफुल हो सकता था। राइट क्योंकि मुझे याद है कि मैंने ओरेकल में 1 साल जॉब किया, तो वो मुझे आज हेल्प किया मेरे एंटरप्रेन्योर जर्नी में, कि मेरा मैनेजर, जो मेरे मैनेजर थे वो कैसे मेरे साथ बिहेव करते थे। सो पीपल स्किल आई लर्न फ्रॉम माई मैनेजर। तो वो एक्सपीरियंस से मुझे आता है, क्योंकि हम लोग छोटे गांव से आते हैं तो हमको उतना शायद समझ नहीं होता है जब हम कॉलेज में जाते हैं तब। आपका क्या थॉट है इस बारे में? मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया कि मेरा ईयर ड्रॉप हो गया था, मेरा ईयर ड्रॉप हो गया फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में। तो मुझे ये चीज का दुख था कि अब मैं मेरे पापा को किस मुंह से पैसे मांगू। तो मैंने वो टाइम पे मीन्स मेरे कुछ पेपर बाकी थे, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने जॉब नहीं किया, सेकेंड सेमेस्टर में मैंने जॉब किया। मैं आपको बता रहा था कि मैंने जॉब पूरे टाइम के लिए नहीं किया, लेकिन एक बहुत छोटा सा जॉब किया। तो टाटा टेली सर्विसेज नाम का जॉब था, मीन्स सपोर्ट सिस्टम का जॉब था, जिसमें आपको कॉल करना है, कस्टमर्स के कॉल आते हैं, आपको कॉल उठाना है। इट वॉज अ सपोर्ट सिस्टम वाला कंपनी था जो टाटा स्काई चलता है। तो टाटा स्काई की जो क्वेरीज होती थी, तो जो कस्टमर का हेल्पलाइन रहता था तो हमारे को राउट होता था। तो उसकी वजह से मेरे सॉफ्ट स्किल अच्छे हो गए। सामने वाला इतने गर्म होके बात करता था, फिर भी नहीं सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, आप एक बार आपका देख लीजिए आपका डिश बरोबर लगा है या नहीं लगा है। तो दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया कि मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं कभी भी रेस होके कभी बात नहीं किया, काम कर होके बात किया। तो मुझे वो लाइफ में बहुत काम में आया। और एक चीज़ बाद में ना, एक कुमार बिल्डर काफ़ी फेमस बिल्डर है, तो उनकी साइट्स चल रही थी और एक इवेंट एक्टिविटी चल रही थी कि उनके ब्रोशर्स और उनके पैम्पलेट्स सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम था। तो हमको वो टाइम पे 300 रुपीज़ मिलते थे। मैं और एक मेरे हॉस्टल के सीनियर, हम 2 लोग को अंडर कवर थे, बोले तो हॉस्टल में पता नहीं था कि हम ये जॉब कर रहे करके। तो हमने 17 डेज का ये जॉब किया। तो हमें 300 रुपीज़ के हिसाब से 5100 रुपीज़ मुझे मिले। और इट वॉज अ वेरी फन थिंग, क्योंकि मुझे पहले से शौक था कि मैं अच्छे जगह जाऊँ, अच्छे जगह अच्छे होटल में खाऊँ, तो मुझे अच्छा लगता था, पहले से ही शौक था। लेकिन वाइडी था, पैसे कैसे मंगा सकता था मैं घर से, मेरी शर्म आ रही थी मुझे मंगाने। तो ये जो चीज़ थी उसकी वजह से भी हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मुझे पूना के पूरे लोकेशन पता चले। करेक्ट। सो जॉब कहीं ना कहीं आपको लाइफ में या इंटर्नशिप आपको डेफिनेटली काम में ही आता है। तो यू शुड
भले ही आप एक्सपीरियंस के लिए कीजिए, लेकिन डेफिनेटली कीजिए। सो फेलियर को आपने एक अपॉर्चुनिटी बना लिया। Yes. और फिर उसके बाद जब आप जॉब कर रहे थे या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ले रहे थे, तो उसने आपको अपने फ्यूचर जर्नी में बहुत हेल्प की। डेफिनेटली आपका कुछ भी पड़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है। करेक्ट। आपको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे रूप में वो काम नहीं आता है। राइट। तो एक क्विक क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए, ऐसी कौन सी चीज है जो स्टूडेंट ने पढ़नी ही चाहिए आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है ना, स्टूडेंट्स ने सबसे पहले करंट अफेयर्स उसको पता होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट को मैं पूछूं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, उसको पता ही नहीं। मैं प्रेसिडेंट पूछता ही नहीं हूँ, मेरा पहला क्वेश्चन होता है वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उसको पता ही नहीं। अब जैसे हमारे आजकल अभी के वाइस प्रेसिडेंट जगदीश जी धनखड़ है, उनको पता ही नहीं है। उनको गवर्नर पता नहीं है, उनको चीफ मिनिस्टर कौन ये पता नहीं है। आपके लोकल एरिया में कोई अगर अच्छे लेवल पे काम करने वाला कोई कॉर्पोरेटर, उनको वो पता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आपको लोकल नोहाउ भी होना जरूरी है ना। आप अगर सोसाइटी में रह रहे हो, नहीं तो फिर आप अकेले ही रहिए ना, सोसाइटी में मत रहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देयर शुड बी नोहाउ ऑफ एवरीथिंग। तो और एक चीज इसके साथ में आपने बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स आपका सबसे बड़ा साथी है। मुझे अच्छे से याद है अंकिता, मैं जब भी ट्रेन में ट्रैवल करता था या बस में जाता था, तो मैं हमेशा बुक स्टॉल विजिट करता था और वहाँ पे जितनी भी करियर की मैगजीन रहती थी तो वो मैं ले लेता था। वो करियर मैगजीन की वजह से क्या होता था कि मुझे ना वो करियर मैगजीन्स की वजह से पूरा नॉलेज मिलने लग गया। इंडिया में कितने कॉलेजेस है, अब्रॉड कौन से कॉलेजेस है, कौन से कॉलेज का क्या रैंकिंग चल रहा है, इंडिया टुडे मैगजीन कौन से कॉलेज को कौन से लेवल पे रैंकिंग दे रही है। और फिर NRF रैंकिंग भी पता चलती थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग और इंफॉर्मेशन का, गवर्नमेंट ऑफ HRD मिनिस्ट्री का ही NRF रैंकिंग, हर फ्रेमवर्क होता है उनका, एक नेशनल रैंकिंग होती है। तो वो नेशनल रैंकिंग हमें समझ में आती थी उसके थ्रू। तो ये बुक्स ने मुझे हेल्प की, मैगजीन्स ने मुझे हेल्प किया। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ना ही चाहिए। सो इट हेल्प्स यू। सो हमने जितना भी डिस्कशन किया, आपने स्टूडेंट्स का रोल बताया, पेरेंट का रोल बताया, कॉलेज का रोल बताया, कोर्सेज का रोल बताया, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का रोल बताया। इन सब चीज़ों में करियर काउंसलर कहाँ पे आता है? देखिए, करियर काउंसलर एक ऐसा ब्रिज है जो आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होती है, वो आपका हाथ पकड़ के आपको आपके लाइफ में हेल्प कर सकता है। हर जगह पे, जैसे मैं, कोई भी स्टूडेंट अगर मेरे पास में आता है, हम उसको एज ए यूनिट देखते ही नहीं है। वो यूनिट नहीं है, क्योंकि वो उसके माँ बाप के लिए, मुझे ऐसा लगता है उनके पेरेंट्स के लिए वो लाइफ है। तो मैं ये चेयर पे बैठ के उसका लाइफ डिस्ट्रॉय करने का हक मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग उसका हैंड होल्ड करके उसके लिए क्या अच्छा हो सकता है, उसके परिवार के लिए क्या अच्छा हो सकता है, यही बताने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जगह पे ये दिखता नहीं है, बाकी जगह पे कमर्शियलाइजेशन दिखता है, जो हमें नहीं है। नहीं तो करियर काउंसलर का रोल क्या है? करियर काउंसलर का रोल है कि उसके इंटरेस्ट, उसके पैशंस, उसकी मन की बात समझना, उसकी मन की बात समझ के उसके लिए क्या बेस्ट रह सकता है। प्रोबेबली वो पेरेंट्स से नहीं बात कर पा रहा है, पेरेंट्स उसको बताते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स आर द बेस्ट करियर काउंसलर्स। ओके। बट वो बच्चा पेरेंट्स का नहीं सुनता है। कोई बात नहीं, अगर आपका नहीं सुन रहा है, यू विजिट अ करियर काउंसलिंग सेंटर। अब इसमें और एक बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है, इसको तो बहुत खर्चा लगता है। अगर फिर काउंसलर को मिलना है तो बहुत पैसे लगते हैं। मैं मेरी पहली आपको एक बात बताना चाहूंगा कि फर्स्ट फीस जब मैं ले रहा था, तो फीस करियर काउंसलिंग से लेना ये हमें पता ही नहीं था। पेरेंट्स ने ही बोला कि आप लो करके। पहले क्या हुआ कि पहले पेरेंट्स आए, उन्होंने पहले फीस मुझे 500 रुपीज दी। 500 रुपीज देने के बाद में मुझे घर पर रात में मैंने सोचा यार पैसे ज़्यादा लग रहे करके मेरे को, तो मैंने 200 रुपीज़ उनको वापस कर दी। और पहली शुरुआत हमने फर्स्ट ईयर की करी कि 300 रुपीज़ से शुरुआत की। 100 लोगों का काउंसलिंग हमने किया, जिसमें से 60 लोगों ने हमें पैसे ही नहीं दिए, ना हमने उनको पूछा, और 40 लोगों ने पैसे दिया। ऐसे मिला के 12,000 रुपये हुए। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरे नाना जी आए, और नाना जी जनरली कैसा होता है ना, मारवाड़ी फैमिलीज में ना, वो बैलेंस शीट चेक कर लेते तुरंत ही कि बेटा ठीक है, तेरा सब कुछ बहुत अच्छा, तू बहुत अच्छा काम कर रहा।
लेकिन ये सोशल काम से तेरी जिंदगी नहीं चल सकती है करके। तो वो 300 रुपये इंटू 40 अगर करते तो 12,000 रुपये ही हुए। तो उन्होंने बोला बेटा इस पे तो हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं कि इकामा तो बेटा थारी मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र भी नहीं आने वाला इकामा। तो वो चीज़ थी। तो फिर उन्होंने बताया, मैं बोला यार ये तो बात सही है कि अगर अपन पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर करियर अपना आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि करियर काउंसलिंग में अगर आप हेल्प लेते हो, भले ही आप करियर काउंसलर की फीस पे करते हो, लेकिन करियर काउंसलर आपके लाखों रुपए बचा सकता है, और हमने बचाए। हाँ, जैसे आपने बताया आपने 50 करोड़ रुपए लोगों के और बचाए हैं ओवर द 40 बचाया है, और मेरे पास प्रूफ है। और मैं कोई भी चीज़ बिगर प्रूफ की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हम लोग एडमिशन प्रोसेसेस में काम करते हैं, वहाँ पे प्रूफ ही देना पड़ता है। डॉक्यूमेंटेशन बिगर एडमिशन होता ही नहीं है। ऐसे राइट। सो करियर काउंसलर, अगर मैं इसको शॉर्ट में समराइज करूँ तो इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको सही कॉलेज, सही कोर्स, सही आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटीज़, आपके फाइनेंशियल बजट के हिसाब से आपको अगर आप स्पेसिफिक जैसे कम्युनिटी से हो, अगर मैं जैन कम्युनिटी से हूँ या सिंधी कम्युनिटी से हूँ तो मुझे मेरा कम्युनिटी हॉस्टल चाहिए सिक्योरिटी वाइज, प्लस अगर मुझे कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है या मुझे कोई चीज़ नहीं करनी है, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स आप देखकर फिर करियर काउंसलिंग करते हो। यस, हम लोग इसमें कैसे होता है ना, कम्युनिटी स्पेसिफिक ये होता है कि अभी इसमें क्या होता है कि कई कम्युनिटीज़ के अपने अपने हॉस्टल्स होते हैं, कई कम्युनिटीज़ के अपने अपने रिजर्वेशन पैटर्न्स है। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि माइनॉरिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने माइनॉरिटी अफेयर्स का एक स्पेशल पोर्टल बनाया हुआ है, उसके ऊपर माइनॉरिटीज़ की अलग अलग स्कॉलरशिप है। जैसे जैन, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, मुस्लिम्स, ऐसे 6 कम्युनिटी। तो ये 6 कम्युनिटीज़ के लिए गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स है जहाँ पे उनको फ़ायदा होता है, और इनको हक भी है कि इनका खुद का भी कॉलेज स्टार्ट कर सके, और 51% माइनॉरिटी वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही एडमिशन दे सके, जिससे ये होता है। और ये हमारे भारत की खासियत है कि यही चीज़ है कि क्योंकि माइनॉरिटी का मतलब ये है कि दे आर वेरी लेस इन नंबर्स, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम। तो वो भी चीज़ होती है। ओके, तो अभी ये करियर काउंसलर का रोल अगर फिनिश होता है, तो अभी हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं बहुत सारी, तो आपको क्या लगता है कि जो ये ऑनलाइन काउंसलिंग, चैट जीपीटी, और इससे जैसे बोलते हैं कि गूगल को सब पता है, आप गूगल से पूछ लीजिए, तो मैंने गूगल के पास जाना चाहिए या करियर काउंसलर के पास जाना चाहिए? देखिए, गूगल पे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, गूगल कर नहीं सकता है, वो करियर काउंसलर ही सकता है। राइट। आपका हाथ पकड़ के, भले ही हम लोग भी गूगल का हेल्प लेंगे, चैट जीपीटी का इस्तेमाल हम भी करते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करके उसको प्रॉपरली एनालाइज करके उसका मन समझ के, वो उसका मन पढ़ने जितना ताकत मुझे नहीं लगता अभी तक आया है करके। तो आगे भी रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं, आएगा शायद, हम ही लोग उसको उतना इंटेलिजेंट बना देंगे ऐसे। तो डेफिनेटली अगर आप करियर काउंसलर के पास में आते हो तो वो बिल्कुल हम एकदम अच्छे तरीके से उसको हेल्प कर सकते हैं विथ गुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। ओके, हम ही उसका इस्तेमाल करके अच्छे तरीके से उनको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल के अगेंस्ट नहीं हो, बट आपको ऐसे लगता है कि करियर काउंसलर है जो सामने वाले के मन की बात, उसके पेरेंट्स की मन की बात समझ के, टूल सिर्फ एक साधन है कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने का, बट डिसीजन आप लेकर उनके साथ सहमति से फिर ले सकते हो। ये संगीता, क्या होता है ना कि अगर हम लोग प्रॉपरली ये पूरे टूल्स का इस्तेमाल करके, उनकी मन की बात समझ के, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी समझ के, उनके कुछ इश्यूज होते हैं, आप बहुत सारे बच्चों का मैं आपको बताना चाहूँगा अंकिता कि दे आर हैविंग डिसेबिलिटीज, और मुझे ये भी खुशी होती है अब तक हमने बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो बच्चों को डिसेबल है, उनको भी उनके करियर में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प किया। एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट थी, एक रोड एक्सीडेंट में उनके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए। मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूँगा, स्पेशली हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी फडणवीस की मैं तारीफ करना चाहूँगा। उन्होंने एक विधायक लाया 1% रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन। अच्छा, आप समझिए, जिनके मम्मी पापा ही नहीं है तो उनका तो छत ही नहीं रहा ना उनके ऊपर, उसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1% का रिजर्वेशन दिया। इट्स अ वेरी गुड थिंग। और वो 1% रिजर्वेशन के थ्रू उन कोई भी जो बच्चा ऑर्फन है, वो ऑर्फन नहीं है, गवर्नमेंट उसके साथ खड़ा है। वाह,
तो वो 1% रिजर्वेशन की वजह से उसको फिनेंशियली तो फायदा मिल ही रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, प्लस उसको उसके एडमिशन प्रोसेस में भी हेल्प हो रही है। सो ये चीज वो स्टूडेंट को पता नहीं होती है, शायद उसके रिलेटिव को पता किसी नहीं को होती पता नहीं है। बट अगर वो करियर काउंसलर के पास आता है तो आपको ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन होती है। यस, और मुझे बहुत खुशी होती है अगर कोई गवर्नमेंट अच्छी चीज कर रहा है, गलत चीज कर रहा तो हर कोई उसका प्रोपोगंडा करता है। अच्छी चीज कर रहा है तो कम से कम गवर्नमेंट को आप बोलिए तो सही, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, दे आर डूइंग वेरी गुड। तो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये इंफॉर्मेशन पास ऑन कीजिए। थोड़ा मुझे गवर्नमेंट का इसमें ऐसा लगता है कि वो अच्छी चीजों का भी प्रोपोगंडा करते हैं लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो शायद ऐसा मुझे लगता है कि हम उसके बीच में एक ब्रिज बन जाए। तो करियर काउंसलर शायद गवर्नमेंट की स्कीम्स और पेरेंट्स के बीच में भी एक ब्रिज यस है ही एक्चुअली। हम लोगों ने वो हेल्प किया ही है लोगों को और आगे भी हम लोग करेंगे। करेक्ट। सो आप आपके काउंसलिंग में कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करते हो जो अवेलेबल है और बच्चे उसको ले सकते हैं? यस, हम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कॉलरशिप्स के बारे में भी बात करते हैं। फेयर एंड लवली आप तो शायद आपने ब्रांड सुना ही होगा, आपको पता है इसका स्कॉलरशिप भी है? ओह अच्छा, नहीं पता था। और ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है। ओके। सो दे आर हेल्पिंग आउट। तो गर्ल्स को वो हेल्प करना चाहते हैं, उनके वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर दे आर डूइंग वेरी गुड। सो उनका एक फाउंडेशन है, आप उस पर अप्लाई करिए, उसके क्राइटेरिया और होने भी चाहिए। एक अगर ब्राइट स्टूडेंट है, अगर उसको स्कॉलरशिप मिलती है तो वो क्राइटेरिया होना जरूरी है। हर किसी को मिलना जरूरी नहीं है। अगर आप कैपेबल हो तो बिल्कुल, आप अगर उसके हकदार हो आपको मिलना ही चाहिए। तो वैसा ही उसके कुछ क्राइटेरिया है, तो वो क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं, हम इसमें हेल्प करते हैं, बताते हैं। वी हेल्प द स्टूडेंट्स इन दैट थिंग। ओके। आई थिंक ये काफी इंसाइटफुल सेशन था सावन। एनीथिंग यू वांट टू ऐड एट द एंड बिफोर वी एंड द सेशन? मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी आप प्रोसेस में हो, एडमिशन प्रोसेस आप जो भी करते हो उसमें आगे बढ़िए। तो सावन, बिफोर वी एंड द सेशन, एक लास्ट क्वेश्चन, एक गोल्डन रूल जो हर स्टूडेंट ने बिफोर डिसाइडिंग करियर रखना चाहिए। मुझे क्या लगता है कि फॉलो योर हार्ट। सबसे पहले तो आपको जो दिल में पसंद आता है वो आप अच्छे से कर सकते हो, उसको डिसिप्लिन मैनर में करिए आप करियर को। और जो भी आप कर रहे हो आप अपॉर्चुनिटी देखिए, आप आपके पेरेंट्स को फॉलो कीजिए। पेरेंट्स अगर आपका कुछ बोल रहे हो तो उस पर ध्यान दीजिए, और उसी के साथ में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक मेंटर को चुन लीजिए। दैट विल बी वेरी गुड। थैंक यू सो मच सावन फॉर कमिंग। आपके कॉन्वर्सेशन से लग रहा है आप बहुत प्योर हार्टेडली बहुत लोगों की आपने मदद की है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 48,000 लोगों को आपने हेल्प किया है, शायद ज़्यादा भी किया होगा और आगे भी करते रहेंगे हम लोग इसमें। दैट्स रियली रियली गुड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप लोगों की मदद करते रहिए। आई एम श्योर आपके जितने स्टूडेंट्स रहेंगे वो जब माइक्रोसॉफ्ट गूगल के सीईओ बनेंगे दे विल बी वेरी हैप्पी टू से कि सावन हमारे काउंसलर थे। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो खुद ही सीईओ बन जाए और खुद की कंपनी हो उनकी। दैट इज मोर बेटर। थैंक यू सो मच सावन, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। और आप कभी भी करियर मंत्राना के वेबसाइट पे जाके www.careermantrana.com के ऊपर आप जाके आप हमें रीच आउट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।